हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी चैनल पर नया आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लानवांगजी और होशियान का बैंक्वेट हो चुका था और वो दोनों आकर अपने कमरे पर सो भी गए थे। वो रात भी गुजर जाती है। अब आगे देखते हैं। आज सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद हैं और शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज लानवांगजी भी अपने काम पर निकल रहा है। होशियान आज घर पर अकेला होगा। नाश्ते के बाद सभी अपने काम से चले जाते हैं। होशियान भी अपने और लानवांगजी के कमरे में वापस आ जाता है। वो कमरे के डोर को सही से लॉक करता है और एक कबर्ड को खोल उसमें से अपना मेडिकल किट लेकर बेड के पास आ जाता है। वो उस दिन की तरह ही उस वायरलेस को बाहर निकालता है और उसे लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वायरलेस के कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ का पर्सन कहता है, विवशान, तुमने 3 दिन बाद आज कांटेक्ट किया है। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? क्या क्या हुआ है वहाँ पर? विवशान बोलने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन वो आखिर में कह ही देता है, जियांगचेंग, परसों मेरी और लानवांगजी की वेडिंग हो गई है। ये सुनकर जियांगचेंग, जिसे शायद ये पसंद नहीं आया, वो लगभग झुंझलाते हुए कहता है, वेडिंग? तुम्हारी वेडिंग हो गई है उस लानवांगजी से? लेकिन हमारे बीच में तय हुआ था कि तुम शादी तक बात नहीं आने दोगे। उससे पहले ही तुम अपना काम पूरा कर लोगे। फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की इतनी जल्दी? विवशान कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम इन लांस के नियमों कानूनों को नहीं जानते। बिना लानवांगजी से मैरिज किए मैं कुछ भी नहीं कर पाता, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि लानवांगजी ही एक शख्स है जो मुझे वहाँ तक पहुँचा सकता है। मैं इस शादी के लिए मना करके उन पर खुद को लेके कोई भी गलत इंप्रेशन नहीं डाल सकता था। और अगर मैं शादी नहीं करता तो मैं किस हक से वहाँ जा पाता? तुम नहीं जानते लानवांगजी को। वो बहुत ही कोल्ड पर्सन है, नियमों कानूनों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। 2 दिन मैं यहाँ रहा पर वो मेरे सामने नहीं आया। वेडिंग की रात मैंने पहली बार उसे देखा। तो सोचो, अगर मैं उससे वेडिंग ना करता तो क्या मैं मिल पाता उससे? नहीं, और अपना काम भी नहीं कर पाता। यहाँ के लोग पुरानी सोचों में जीते हैं, जहाँ पर अल्फ़ा ओमेगा शादी से पहले कम ही एक दूसरे से मिलते हैं। और लानवांगजी, वो तो ओमेगा की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता। तो मुझसे मिलना तो बहुत दूर की बात थी। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने प्लान के बारे में सोचकर कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश मत करो। जियांगचेंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, पर फिर भी तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे। यह कहकर जियांगचेंग चुप हो जाता है और होशियान की मुठ्ठियाँ अचानक ही कस जाती है। जियांगचेंग कहता है, तुम कोई और तरीका भी तो अपना सकते थे ना, लेकिन तुमने उससे शादी कर ली। होशियान, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, वो कड़क लहजे में कहता है, जियांगचेंग, अगर तुम्हें कोई और बात नहीं करनी है तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश मत करना। समय देखकर मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूँगा। ये कहकर होशियान बिना जियांगचेंग के जवाब का इंतज़ार करे वायरलेस को डिस्कनेक्ट कर देता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो गुस्से से वायरलेस को बेड पर फेंकता है और अपने फॉरहेड को मसाज करते हुए कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। चलते चलते ही उसकी नज़र वॉल पर लगी एक बड़ी सी पिक्चर पर जाती है, जिस पर उसकी नज़र अभी तक नहीं गई थी। वहाँ पर लानवांगजी की पिक्चर है, अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में। होशियान उस पिक्चर को एकटक देखता रहता है। उसके एक्सप्रेशन, जो अभी गुस्से वाले थे, वो बदल जाते हैं। न जाने क्या चल रहा है उसके दिमाग में। शाम को लांचरेन लगभग 7 बजे तक घर वापस आ गए थे और कुछ ही देर बाद लांशचन भी घर आ गए थे, पर लानवांगजी अभी तक नहीं आया था। डिनर के समय होशियान लांचरेन और लांशचन को फूड सर्व करता है। लांशचन होशियान को देख कहते हैं, होशियान, तुम खाना नहीं खा रहे?
वो शान कहता है, काका आप और अंकल शुरू कीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। लालचरण और लालचंद शायद कुछ समझ गए थे, इसलिए वो दोनों ही आगे कुछ नहीं कहते। डिनर के बाद लालचरण अपने कमरे में चले गए थे। लालचंद भी अपने कमरे में जाने वाले थे, लेकिन कुछ सोचकर वो कमरे की तरफ जाने की बजाय हॉल के पास आ जाते हैं। वो टेबल पर रखे टेलीफोन से एक नंबर डायल करते हैं। दूसरी तरफ का पर्सन फ़ोन को पिक करता है। लालचंद कहते हैं, वांगजी। वांगजी कहता है, जी काका। लालचंद कहते हैं, तुम कब तक घर आ रहे हो? वांगजी कहता है, बस थोड़ा टाइम लगेगा काका। क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है? लालचंद कहते हैं, हाँ वांगजी सब कुछ ठीक है, बस विभूषण। वांगजी भूषण का नाम सुन एकदम से अलर्ट हो जाता है। वो कहता है, विभूषण? क्या हुआ काका, क्या वो ठीक है? लालचंद कहते हैं, हाँ वो ठीक है, बस मैं ये कह रहा था कि उसने हमारे साथ डिनर नहीं किया है। शायद वो तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हो, तो हो सके तो घर आने में देरी मत करना। लालवांगजी अपने काका की बात सुनकर, पता नहीं लालवांगजी को मन में एक अजीब सी फीलिंग होती है। लालचंद कहते हैं, वांगजी तुम सुन रहे हो ना? लालवांगजी हड़बड़ाते हुए कहता है, जी काका, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लालचंद ठीक है कहकर फ़ोन रख देते हैं और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्होंने लालवांगजी के मन में कैसा तूफान पैदा कर दिया है। लालवांगजी अभी जिस फाइल पर काम कर रहा था, वो बड़ी मुश्किल से ही उस पर दोबारा कंसंट्रेट कर पा रहा है। उसके दिलो दिमाग में बस यही बात चल रही है कि घर पर उसका कोई इंतज़ार कर रहा है। अचानक लालवांगजी के दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना इस फाइल का काम वो कल कर ले, अभी उसे घर चले जाना चाहिए। वो लालवांगजी जो आज के काम को आज ही करना पसंद करता है, चाहे उसे पुलिस स्टेशन में ही क्यों ना रुकना पड़ जाए, वो आज अपने काम को टाल रहा है कल के लिए, सिर्फ इसलिए कि कोई घर पर उसका इंतज़ार कर रहा है। अपने मन से लड़ते लड़ते आखिरकार लालवांगजी हार ही जाता है। वो उस फाइल को बंद करता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। रास्ते में ही शोयांग उसे मिलता है। वो कहता है, सर ये फाइल मुझे मिल गई है, आप इसे चेक कर लीजिए। इसे मेरे डेस्क पर रख दो, मैं कल आकर चेक करूँगा, अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। यह कहकर लालवांगजी आगे बढ़ जाता है, पूरे पुलिस स्टाफ को शॉकिंग छोड़कर। ऑफिसर लालवांगजी घर जा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी। क्या अपने ओमेगा के आने के बाद वो बदल गए हैं? सभी यही सोच रहे हैं। यहाँ से देखते हैं लालविला के अंदर भूषण अपने कमरे में है। तभी उसे एक कार का हॉर्न सुनाई देता है। वो जल्दी से बालकनी में आकर देखता है, गेट से एक कार अंदर आ रही है। भूषण ने देखा, उसमें से लालवांगजी बाहर निकला। लालवांगजी जब कार का डोर बंद कर पीछे पलटता है तो अचानक उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है, अपने कमरे की बालकनी पर, जहाँ विभूषण खड़ा हुआ है और उसे ही देख रहा है। लालवांगजी के कदम ये देख आगे ही नहीं बढ़ रहे, पर थोड़ी देर में विभूषण कमरे के अंदर चला जाता है। लालवांगजी भी अपनी नज़र वहाँ से हटाकर विला के अंदर चला जाता है। लालवांगजी जब घर के अंदर आया तो उस समय विभूषण सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वो लालवांगजी के पास आकर कहता है, आप आ गए? लालवांगजी बस कहता है। भूषण कहता है, आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना गर्म करता हूँ। लालवांगजी अपना सर नोट कर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद लालवांगजी फ्रेश होकर नीचे आता है। भूषण ने लालवांगजी के लिए फूड सर्व कर दिया था। लालवांगजी अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। वो टेबल पर एक ही प्लेट को देखता है तो भूषण को देख कहता है, क्या तुमने खाना खा लिया? भूषण अटकते हुए कहता है, आप खा लीजिए, मैं अभी खा लूँगा। लालवांगजी कहता है, बहुत रात हो गई है, तुम भी अपने लिए खाना निकाल लो। अगर मैं किसी दिन आने में लेट हो जाऊँ तो हमारे रूम के टेलीफोन पर फ़ोन करके मैं तुम्हें बता दिया करूँगा, तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना और अंकल और भाई के साथ डिनर कर लेना।
ऊशियान बस अपना सर हाँ में हिला देता है। लानवांग जी कहता है, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। ऊशियान इस पर भी धीरे से अपना सर नोट कर देता है और चेयर पर आकर बैठ जाता है। दोनों शांति से अपना डिनर करते हैं और फिर अपने कमरे में आ जाते हैं सोने के लिए। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। लानवांग जी हमेशा उसी समय पर घर आया करता और ऊशियान उसके आने का इंतज़ार करता। वो दोनों रात का खाना साथ में ही किया करते थे और फिर अपने कमरे में सोने चले जाते। उनके बीच बातें अभी भी कम ही हो रही थी। अभी सुबह का लगभग 4 बज रहा है। ऊशियान और लानवांग जी बेड पर सो रहे हैं। ऊशियान वो नींद में ही थोड़ा बेचैन सा लग रहा है, जैसे वो कोई बुरा ख्वाब देख रहा हो। तभी ऊशियान की आंखें झट से खुल जाती है। वो तेज तेज सांसें ले रहा है। उसका चेहरा भी पसीने से भीग गया है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर शीलिंग को देख रहा है। उसकी सांसें थोड़ी नॉर्मल होती है, लेकिन वो जब अपनी आंखों को बंद करता है तो उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं। सब कुछ शांत है। इसी शांति में भी ऊशियान को किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत अपनी आंखों को खोल अपने साइड में देखता है, जहाँ लानवांग जी पीसफुली सो रहा है। अब उसे होश आता है कि वो कहाँ है और कौन है। वो लान बिला में है और लानवांग जी का हस्बैंड है। ये याद आते ही पता नहीं क्यों ऊशियान के दिल में एक राहत मिलती है। वो धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करते हुए लानवांग जी के थोड़ा पास आ जाता है। वो अपने एक हाथ से लानवांग जी के स्लीव्स को टाइटली पकड़ अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। न जाने क्या चल रहा है उसके माइंड में जो उसे इतना परेशान कर रहा है। लानवांग जी के आरामदायक सैंडलवुड फेरोमोन को इनहेल करते करते ऊशियान की नींद वापस से थोड़ी देर में ही लग जाती है। 1 घंटे बाद ठीक 5 बजे लानवांग जी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, क्योंकि उसके जागने का समय हो गया है। लानवांग जी ब्लैंकेट को साइड कर बेड से उठने लगता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि उसे कुछ महसूस होता है, जिसे फील कर लानवांग जी वापस से अपने आप को बेड पर लेटा लेता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से वो अभी थोड़ी देर पहले लेटा हुआ था। अब वो धीरे धीरे अपना हेड टर्न करता है और उस दृश्य को देखता है जिस कारण वो बेड से उठने में असफल रह गया। ऊशियान अपना फेस पूरी तरह उसके शोल्डर में छिपाकर और उसकी टी शर्ट की स्लीव्स को टाइटली पकड़कर पीसफुली सो रहा है। लानवांग जी को समझ नहीं आता वो क्या रिएक्ट करे और उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे उठने की कोशिश करना चाहिए? नहीं, उसके ऐसा करने से अगर ऊशियान की नींद खुल गई तो क्या उसे कुछ देर इसी तरह लेटे रहना चाहिए? लानवांग जी को इसके अलावा और कोई सही रास्ता नहीं लगता, इसलिए वो वैसे ही बिना हिले डोले बेड पर लेटा रहता है। करीब 6:30 बजे ऊशियान की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। आंखें खुलते ही ऊशियान की नज़र लानवांग जी के शोल्डर पर जाती है, फिर नीचे अपने हाथ पर जिससे उसने लानवांग जी की स्लीव्स को टाइटली जकड़ा हुआ है। ऊशियान को ये भी महसूस होता है कि वो कितना नज़दीक है लानवांग जी के। उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अब धीरे धीरे अपना सर ऊपर की ओर करने लगता है और उसकी ये मूवमेंट लानवांग जी को भी फील होती है, जिससे तुरंत उसकी नज़र नीचे ऊशियान के चेहरे पर चली जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं बहुत देर तक और फिर एक अजीब ऑकवर्डनेस के साथ ऊशियान लानवांग जी की स्लीव्स को छोड़ बेड पर उठकर बैठ जाता है। उसे समझ आ गया है कि क्या क्या हो गया है। उसकी इस हरकत की वजह से मिस्टर लान अपने समय पर नहीं उठ पाए। लानवांग जी भी बेड पर उठकर बैठ जाता है। ऊशियान अपनी नज़रें इधर उधर कर कहता है, वो आई एम सॉरी, पता नहीं मैं कैसे। लानवांग जी कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम जाकर पहले फ्रेश होना चाहते हो? या ऊशियान की वजह से पहले ही मिस्टर लान अपने रूटीन के हिसाब से लेट हो गए हैं। वो और लेट उन्हें कैसे होने दे सकता है? ऊशियान बीच में ही कहता है, नहीं, आप पहले चले जाइए, मैं आपके बाद बात ले लूँगा। लानवांग जी अपना सर नोट करता है और अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। ऊशियान जो बेड पर लेटा हुआ है
उसका फेस कुछ सोचकर थोड़ा सा पिंकिश हो जाता है। वो कितना करीब था मिस्टर लान के, और वो कैसे उनके शोल्डर पर सर टिकाकर सो गया। अब यहाँ से देखते हैं ब्रेकफास्ट के समय सभी चुपचाप शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ओशियान जो लानवांग जी के साइड में बैठा हुआ है वो कुछ देर बाद लांचरेन को देख रहा है, जैसे वो उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। ब्रेकफास्ट के बाद सभी अपने अपने काम पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी लांचरेन एकदम से कहते हैं, ओशियान क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? इस पर लानवांग जी और लांशचन का ध्यान भी ओशियान पर जाता है। ओशियान कहता है, अंकल मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं वेडिंग के, क्या अब मैं फिर से अपना काम शुरू कर सकता हूँ? लांचरन अपना सर नोट कर कहते हैं, कर सकते हो। वांग जी, आज ओशियान को अपने साथ ले जाओ, उसे हॉस्पिटल में नेमिंगजो से मिलवा देना। मैंने उससे बात कर ली है ओशियान के ट्रांसफ़र को लेकर, तो वो वहाँ पर अपना काम शुरू कर सकता है। लानवांग जी कहता है, जी अंकल। लांचरन और लांशचन अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लानवांग जी ओशियान को देख कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जो भी ज़रूरी सामान लेना चाहते हो ले लो। ओशियान अपना सर नोट करता है और अपने कमरे की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लानवांग जी ओशियान को अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जाते समय ओशियान खिड़की से बाहर इस शहर की खूबसूरती को देख रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार इतना शांत शहर देख पा रहा है, और शायद ऐसा है भी। और लानवांग जी की नज़र भी थोड़ी थोड़ी देर में ओशियान पर जा रही है कि वो किस तरह यहाँ की हर छोटी छोटी चीज़ को देख रहा है। कुछ ही समय में वो लोग लान हॉस्पिटल के सामने थे। लानवांग जी कहता है, चलो हम अंदर चले। ओशियान अपना सर हाँ में हिलाता है और दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही कॉरिडोर पर नेमिंगजो उन्हें मिल जाते हैं। वो उन्हें देख कहते हैं, अरे वांग जी, ओशियान, तुम दोनों साथ में? लानवांग जी कहता है, जी काका, वो ओशियान को हॉस्पिटल ज्वाइन करना है आज से, इसीलिए। नेमिंगजो कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कमिश्नर लान ने बताया था मुझे कि वांग जी का ओमेगा भी मेरी तरह एक सर्जन है। अच्छा हुआ ओशियान जो तुमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। लान हॉस्पिटल में सिर्फ 3 सर्जन हैं। मैं हेड सर्जन हूँ और 2 जूनियर सर्जन और हैं। अब तुम्हें मिलाकर लान हॉस्पिटल में 4 सर्जन हो जाएंगे। ओशियान कहता है, थैंक यू काका। नेमिंगजो कहते हैं, ओशियान तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखा देगा। वांग जी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लानवांग जी अपना सर नोट करता है और ओशियान को देख कहता है, मैं पुलिस स्टेशन से आते वक्त शाम को तुम्हें पिक कर लूँगा। अकेले हॉस्पिटल से बाहर मत जाना। ओशियान एक छोटे स्माइल के साथ कहता है, जी मिस्टर लान। लानवांग जी और नेमिंगजो वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। ओशियान आसपास ही देख रहा था, तभी होशांग उसके पास आता है और कहता है, ओशियान, तुम आज से हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हो, जानकर बहुत खुशी हुई। अब मैं यहाँ पर बोर फील नहीं करूँगा। ओशियान होशांग को देखता है जो वाइट एप्रन पहना हुआ है। वो कहता है, होशांग, क्या तुम भी यहाँ एक डॉक्टर हो? होशांग कहता है, हाँ, पर अभी पूरी तरह नहीं। मुझे 1 साल और लगना है अपनी सर्विस को पूरा करने में। मेडिकल कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मुझे 2 साल सर्विस देना है, फिर मुझे मास्टर्स भी करना है। हाय, इतना कुछ करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। ओशियान कहता है, तुम यहाँ पर सर्विस दे रहे हो, मतलब तुम मुझसे बहुत छोटे हो। मेरा तो मास्टर्स भी हो गया है। होशांग कहता है, जानता हूँ, तभी तो तुम एक सर्जन हो। तुम्हें क्या लगता है लांशचन और मेरी शादी से पहले वांग जी काका और तुम्हारी शादी क्यों हुई? ओशियान कहता है, क्यों? होशांग रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहता है, क्योंकि मेरे गागा की ज़िद है कि जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर लेता, वो मेरी शादी सचिन से नहीं कराएंगे, इसलिए। ओशियान कहता है, ओह, फिर तो तुम्हें 2 साल और इंतज़ार करना होगा सचिन गागा से वेडिंग के लिए। होशांग कहता है, और क्या, चलो अब मेरे दिल को और मत जलाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखाता हूँ।
वुशान नी हरशांग की नौटंकी देख स्माइल के साथ अपना सर शेक करता है और नी हरशांग के साथ अपने केबिन की ओर चला जाता है।